हेलो एवरीवन, मैं शुभम चतुर्वेदी कॉन्सेप्ट कॉम्पिटिटिव क्लासेस मदन महल जबलपुर से आप सभी के लिए जीएस एमसीक्यू का पार्ट 4 लेकर आया हूं। और इस वीडियो में प्रीवियस ईयर्स में आए हुए साइंस के क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। कि पहला क्वेश्चन है कैंडला यूनिट इज, यानी कि कैंडला मात्रक है। अब ऑप्शन क्या क्या है आपके देखिए। ऑप्शन 1 है हाई इंटेंसिटी यानी कि लाइट इंटेंसिटी यानी कि ज्योति तीव्रता। सेकेंड ऑप्शन है आपका द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ऑप्शन सी है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और ऑप्शन डी है साउंड इंटेंसिटी यानी कि ध्वनि तीव्रता। तो आप याद रखिएगा कि कैंडेला जो यूनिट होती है, ये कैंडेला जो यूनिट होती है ये किसकी होती है? हाई लाइट इंटेंसिटी यानी कि ज्योति तीव्रता की। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि आप कैंडल जला के क्या करते हैं? लाइट करते हैं। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि कैंडेला जो यूनिट होगी ये किसकी होगी? आपकी लाइट इंटेंसिटी यानी कि ज्योति तीव्रता। तो आई होप आपको ये अच्छे से याद हो गया होगा। अब वहीं पर यदि हम बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट यूनिट और बात कर लेते हैं। सबसे पहला सेकंड ऑप्शन है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो याद रखिएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसकी जो यूनिट होती है ये क्या होती है? आपकी न्यूटन प्रति कूलॉम। ठीक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की यूनिट क्या होती है? न्यूटन प्रति कूलॉम। वहीं यदि हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो इसकी यूनिट क्या होती है? आपकी टेस्ला होती है। ठीक, तो इसकी यूनिट क्या होती है? टेस्ला होती है। और वहीं यदि हम बात करें तो ऑप्शन 4 है हमारा साउंड इंटेंसिटी यानी कि ध्वनि तीव्रता। तो आप सभी को पता होगी कि इसकी यूनिट क्या होती है? डेसिबल होती है। तो ये चीज आप याद रखिएगा भाई। तो आई होप आपको ये एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैंडेला यूनिट होती है ज्योति तीव्रता की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की यूनिट होती है न्यूटन प्रति कूलॉम, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की यूनिट होती है टेस्ला और ध्वनि तीव्रता यानी कि साउंड इंटेंसिटी की यूनिट होती है डेसिबल। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि द फॉलोइंग इज अ वेक्टर अमाउंट, यानी कि निम्नलिखित में से क्या सदिश राशि है। अब आपके ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन 1 है मास यानी कि द्रव्यमान, ऑप्शन 2 है वर्क यानी कि कार्य, ऑप्शन सी है वेलोसिटी यानी कि वेग और ऑप्शन डी है प्रेशर यानी कि दाब। तो आपको भी पता है कि सदिश राशि क्या होती है? जिसमें परिमाण के साथ क्या होती है? दिशा होती है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी जिसमें क्या होता है आपका कि मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होता है। तो यहां पर उन्होंने बोला है कि इनमें से कौन कौन सी सदिश राशि है। तो यहां पर यदि हम बात करें तो द्रव्यमान यानी कि मास, ये तो आपका अदिश राशि होता है, स्केलर होता है। वर्क कार्य ये भी स्केलर होता है। वेलोसिटी वेग ये क्या होता है? आपका सदिश होता है। और प्रेशर दाब ये भी क्या होता है? आपका अदिश यानी कि स्केलर। तो हमारी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी वेग यानी कि वेलोसिटी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका द फॉलोइंग इज अ स्केलर साइन, यानी कि निम्नलिखित में से सदिश राशि है। ऑप्शन क्या क्या है? अब आपके देखिए यहां पर ऑप्शन 1 है डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, ऑप्शन 2 है एनर्जी यानी कि ऊर्जा, ऑप्शन 3 है फोर्स यानी कि बल और ऑप्शन 4 है हीट यानी कि त्वरण। तो यहां पर यदि हम बात करते हैं तो आपको भी पता है कि अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिनमें केवल और केवल क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता है। तो यहां पर यदि हम बात करें तो यहां पर जो अदिश राशि होगी हमारी वो क्या हो जाएगी? हमारी ऊर्जा यानी कि एनर्जी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एनर्जी यानी कि ऊर्जा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 पर क्या दिया हुआ है। A body is moving at a constant speed. It is possible to have a temperature. एक पिंड अचर चाल से गतिमान है तो इसमें त्वरण तब संभव है जब, यदि हम बात करें तो ऑप्शन 1 है इन लीनियर मोशन यानी कि ऋजु रेखीय गति में, ऑप्शन दूसरा है आपका इन पैराबोलिक मोशन यानी कि परवलयाकार गति में, ऑप्शन सी है इन सर्कुलर मोशन यानी कि वृत्तीय गति में और ऑप्शन डी है नेवर यानी कि कभी नहीं। तो याद रखिएगा कि यदि एक पिंड अचर चाल से गतिमान है यानी कि कांस्टेंट स्पीड से है तो उसमें त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन तभी पॉसिबल हो सकता है जब वो सर्कुलर
सर्कुलर मोशन में हो, यानी कि क्या हो भाई, वृत्तीय गति में। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, वृत्तीय गति। आई होप आपको ये अच्छे से एकदम याद रखना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, अ पार्टिकल बम्प्स ऑन अ सर्कल पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड, द टेम्परेचर ऑफ द पार्टिकल इज, यानी कि एक कण एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है तो कण का त्वरण। अब यहां पर यदि हम बात करें तो ऑप्शन क्या क्या है आप देखिए। ऑप्शन 1 है अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, यानी कि वृत्त की परिधि के अनुदिश। सेकंड है अलोंग द टच लाइन, यानी कि स्पर्श रेखा के अनुदिश। ऑप्शन 3 है 0, यानी कि शून्य। और ऑप्शन डी है अलोंग द रेडियस, यानी कि त्रिज्या के अनुदिश। तो याद रखिएगा कि जब भी कोई पार्टिकल क्या होता है कि यूनिफॉर्म स्पीड से एक वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है तो उसका जो त्वरण होता है, यानी कि उसका जो एक्सेलरेशन होता है, याद रखिएगा आप उस केस में उसका जो त्वरण होता है हमेशा अलोंग द रेडियस, यानी कि त्रिज्या के क्या होता है, अनुदिश होता है। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि सडनली अ बॉय सिट्स एट अ रोटेटिंग टेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी प्रोटेक्टेड, यानी कि घूर्णन करती एक मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो निम्न में से क्या संरक्षित रहेगा। अब यहां पर यदि हम बात करें तो ऑप्शन क्या है। 1 है लीनियर मोमेंटम, यानी कि रेखीय संवेग। सेकंड है काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा। थर्ड ऑप्शन है एंगुलर मोमेंटम, यानी कि कोणीय संवेग। और ऑप्शन 4 है नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि जब भी एक रोटेटिंग टेबल पर, यानी कि घूर्णन करती हुई मेज पर अचानक एक लड़का बैठता है तो उस कंडीशन में क्या चीज संरक्षित रहती है, कोणीय संवेग। तो ये चीज आप अच्छे से याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, द फिजिकल अमाउंट ऑन विच केपलर्स सेकेंड लॉ इज बेस्ड इज, यानी कि भौतिक राशि जिसके संरक्षण पर केपलर का द्वितीय नियम आधारित है। मतलब केपलर का द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ ऑफ केपलर, किस चीज पर डिपेंड करता है हमको वो देखना है। तो ऑप्शन 1 है एनर्जी, यानी कि ऊर्जा। ऑप्शन 2 है एंगुलर मोमेंटम, यानी कि कोणीय संवेग। ऑप्शन 3 है लीनियर मोमेंटम, यानी कि रेखीय संवेग। और ऑप्शन 4 है मास, यानी कि द्रव्यमान। तो याद रखिएगा कि केपलर का द्वितीय नियम, यानी कि सेकेंड लॉ ऑफ केपलर जो होता है वो डिपेंड रहता है, वो रहता है एंगुलर मोमेंटम पर, यानी कि कोणीय संवेग पर। तो ये चीज आप याद रखिएगा। यदि हम बात करते हैं केपलर की, तो केपलर का जो द्वितीय नियम है, केपलर ने अपने इस द्वितीय नियम में बताया कि ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा, अर्थात ग्रह का सूर्य के सापेक्ष तेजस वेक्टर समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करता है। यदि प्रत्येक ग्रह की, यानी कि प्रत्येक ग्रह की क्षेत्रीय चाल का मान हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि केपलर के द्वितीय नियम के अकॉर्डिंग प्रत्येक ग्रह की क्षेत्रीय चाल का जो मान होता है वो क्या रहता है, आपका नियत रहता है, यानी कि क्या होता है, आपका कांस्टेंट रहता है। तो सेकेंड लॉ ऑफ केपलर किस पे डिपेंड है भाई, एंगुलर मोमेंटम, यानी कि कोणीय संवेग। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रेडियो इज बेस्ड ऑन, यानी कि रेडियो का कार्य सिद्धांत आधारित है। पहला ऑप्शन है आपका विद्युत चुंबकीय अनुनाद पर। ऑप्शन 2 है यांत्रिक अनुनाद पर। ऑप्शन 3 है ध्वनि अनुनाद पर। और ऑप्शन 4 है पोषित कंपनों पर। तो याद रखिएगा कि द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रेडियो, यानी कि रेडियो का जो कार्य सिद्धांत होता है वो विद्युत चुंबकीय अनुनाद पर, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस पर क्या होता है, आधारित होता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो रेजोनेंस इज शार्प, यानी कि अनुनाद तीक्ष्ण होता है। ऑप्शन 1 है इन द हॉरोस्कोप, यानी कि कॉइल, तो कुंडली में। ऑप्शन 2 है इन द डायनामोमीटर, यानी कि स्वरमापी में। ऑप्शन 3 है इन द रेजोनेंस ट्यूब, यानी कि अनुनाद नली में। और ऑप्शन 4 है नन, यानी कि किसी में नहीं। तो याद रखिएगा कि अनुनाद तीक्ष्ण होता है स्वरमापी, यानी कि डायनामोमीटर में। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डायनामोमीटर, यानी कि स्वरमापी। इंपॉर्टेंट है ये भी।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। वैद्युत इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन रेजोनेंस, यानी कि वैद्युत अनुनाद पर आधारित यंत्र का नाम क्या है? तो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन 1 है सोनोमीटर, ऑप्शन 2 है रेजोनेंस ट्यूब यानी कि अनुनाद नली, ऑप्शन 3 है रेडियो और ऑप्शन 4 है आपका नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि वैद्युत अनुनाद पर आधारित यंत्र का नाम है रेडियो। तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखें। If a wire is pulled and double, it will have a younger Young's modulus। यदि एक तार को खींचकर दोगुना कर दिया जाए तो उसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक हो जाएगा। ऑप्शन 1 है आपका 4 टाइम्स यानी कि 4 गुना, ऑप्शन 2 है डबल यानी कि 2 गुना, ऑप्शन 3 है हाफ यानी कि आधा और ऑप्शन डी है 4 है आपका सेम यानी कि समान। तो याद रखिएगा कि यंग्स मॉडुलस यानी कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक का वायर की जो भी लेंथ है उससे कोई भी इसका लेना देना नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सेम यानी कि समान। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि यदि हम एक तार को खींचकर उसकी लंबाई को दुगना कर देते हैं तो उसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो रहेगा वो क्या रहेगा? समान। और ये तो आपको पता ही होगा भाई कि यंग्स मॉडुलस यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर क्या होता है? टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन, यानी कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा और ये जनरली टेम्परेचर और प्रेशर पर वेरी करता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 है द बर्नौली थ्योरम इज बेस्ड ऑन, यानी कि बर्नौली प्रमेय आधारित है। ऑप्शन 1 है ऑन एनर्जी कंजर्वेशन यानी कि ऊर्जा संरक्षण पर, ऑप्शन 2 है ऑन मास प्रोटेक्शन यानी कि द्रव्यमान संरक्षण पर, ऑप्शन सी है 3 है आपका ऑन मोमेंटम कंजर्वेशन यानी कि संवेग संरक्षण पर और ऑप्शन 4 है नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा कि बर्नौली थ्योरम जो आधारित होता है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन पर आधारित होता है। तो ये चीज़ आप अच्छे से दिमाग पर याद रखिएगा कि बर्नौली थ्योरम, बर्नौली प्रमेय एनर्जी कंजर्वेशन यानी कि ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो एन एयरप्लेन वर्क्स यानी कि एक वायुयान कार्य करता है। ऑप्शन 1 है ऑन द प्रिंसिपल और आर्किमिडीज यानी कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, ऑप्शन 2 है ऑन द बर्नौली प्रिंसिपल यानी बर्नौली सिद्धांत पर, ऑप्शन 3 है आपका ऑन पास्कल रूल यानी कि पास्कल नियम पर और ऑप्शन 4 है ऑन द रूल ऑफ स्टोक यानी कि स्टोक्स के नियम पर। तो याद रखिएगा कि वायुयान यानी कि एयरप्लेन जो वर्क करता है वो बर्नौली थ्योरम के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं भाई कि द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक इज बेस्ड ऑन, यानी कि हाइड्रोलिक ब्रेक का कार्य सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन 1 है ऑन स्टोक्स रूल यानी कि स्टोक्स के नियम पर, ऑप्शन 2 है ऑन द बॉयल रूल यानी कि बॉयल के नियम पर, ऑप्शन 3 है ऑन द चार्ल्स रूल यानी कि चार्ल्स नियम पर और ऑप्शन 4 है ऑन पास्कल रूल यानी कि पास्कल नियम पर। तो याद रखिएगा कि जो हाइड्रोलिक ब्रेक जिस प्रिंसिपल पर काम करते हैं वो होता है आपका पास्कल का नियम यानी कि पास्कल्स लॉ। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के नियम पर कार्य करते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। A sudden drop in atmospheric pressure is displayed, यानी कि वायुमंडलीय दाब का अचानक गिर जाना प्रदर्शित करता है। ऑप्शन 1 है स्टॉर्म यानी कि तूफान, ऑप्शन 2 है रेन यानी कि वर्षा, ऑप्शन 3 है आपका कोल्ड वेव यानी कि शीतलहर और ऑप्शन 4 है क्लीन सीजन यानी कि स्वच्छ मौसम। तो याद रखिएगा कि बैरोमीटर पैमाने में वायुमंडलीय दाब का अचानक गिर जाना
तेज आंधी और तूफान को प्रदर्शित करता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि बैरोमीटर में वायुमंडलीय दाब का अचानक गिर जाना तेज आंधी और तूफान को प्रदर्शित करता है। और यदि ये धीरे धीरे गिरता है, ठीक, यदि वायुमंडलीय दाब धीरे धीरे गिरता है तो याद रखना उस केस में क्या कंडीशन वो डिनोट करता है कि बारिश होने वाली है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और यदि अगर बैरोमीटर में वायुमंडलीय दाब में वृद्धि होती है तो आप याद रखिएगा इसका मतलब होता है कि जो मौसम है वो क्या रहेगा, साफ रहेगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। क्या बताया मैंने, यदि बैरोमीटर में एकदम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यदि वायुमंडलीय दाब अचानक गिरता है तो मतलब कि क्या हो जाएगा, तेज आंधी और तूफान। और यदि वायुमंडलीय दाब धीरे धीरे गिरता है तो बारिश, और यदि ये आपके इसमें वृद्धि होती है तो साफ मौसम ये डिनोट करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखें भाई, द टेम्परेचर एट विच द ऑफ वाटर एंड इट्स वेपर रिमेन इन इक्विलिब्रियम, यानी कि वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और इसका वाष्प संतुलन में रहते हैं। तो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन 1 है फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि हिमांक, ऑप्शन 2 है क्रिटिकल पॉइंट यानी कि क्रांतिक बिंदु, ऑप्शन सी है बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक, और ऑप्शन 4 है आपका ट्रिपल पॉइंट यानी कि त्रिक बिंदु। तो याद रखिएगा वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और इसका वाष्प संतुलन में रहते हैं उसे हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, यानी कि क्या बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं। तो ये चीज आप अच्छे से याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। द इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस डिपेंड्स ओनली ऑन, यानी कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है केवल, ऑप्शन 1 है एट प्रेशर यानी कि दाब पर, ऑप्शन 2 है ऑन वॉल्यूम यानी कि आयतन पर, ऑप्शन 3 है ऑन द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कि अणुओं के आकार पर, और ऑप्शन 4 है ऑन हीट यानी कि ताप पर। तो याद रखिएगा कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा ताप पर केवल निर्भर करती है, यानी कि हीट पर, टेम्परेचर पर यह निर्भर करती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज, यानी कि अपने गलनांक पर बर्फ का पिघलना है। ऑप्शन 1 आइसोबारिक प्रोसेस यानी कि समदाबीय प्रक्रम, ऑप्शन 2 आइसोथर्मल प्रोसेस यानी कि समतापीय प्रक्रम, ऑप्शन 3 स्ट्रेस प्रोसेस यानी कि रुद्धोष्म प्रक्रम, और ऑप्शन 4 है आइसोमेट्रिक प्रोसेस यानी कि सम आयतनिक प्रक्रम। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि अपने गलनांक पर बर्फ का पिघलना होता है आइसोथर्मल प्रोसेस यानी कि समतापीय प्रक्रम। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि अपने गलनांक पर बर्फ का पिघलना होता है आइसोथर्मल प्रोसेस यानी कि समतापीय प्रक्रम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो नोबेल प्राइज वॉज अवार्डेड टू सर सीवी रमन टू वर्क ऑन, यानी कि सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस पर कार्य करने के लिए प्रदान किया गया था। ऑप्शन 1 है फॉर पोलराइजेशन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश के ध्रुवण के लिए, ऑप्शन 2 है फॉर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश के विवर्तन के लिए, ऑप्शन 3 है फॉर स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए, और ऑप्शन 4 है फॉर द इंटरचेंज ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश के व्यतिकरण के लिए। तो आप याद रखिएगा भाई कि सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था किस वर्ष, ये पहले भी मैंने आपको बताया है 1930 में, और ये मिला था उन्हें फॉर स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज के लिए। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो ये है आपका द फिनोमिनन ऑफ दैट रिफ्लेक्ट्स द ट्रांसवर्स वेव नेचर ऑफ लाइट, वह घटना जो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति दर्शाती है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन 1 है इंटरफेरेंस यानी कि व्यतिकरण, ऑप्शन 2 है पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवण, ऑप्शन सी है डिफ्रैक्शन यानी कि विवर्तन, और ऑप्शन 4 है आपका रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन। तो याद रखिएगा वह घटना जो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति दर्शाती है उसे हम पोलराइजेशन यानी कि क्या बोलते हैं,
ध्रुवण बोलते हैं। तो ये हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, उसका मैंने साइंस के आपका एक पार्ट लेकर आया था वीडियो में, जिसमें सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं और अच्छे क्वेश्चन हैं और आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो अच्छे से आप इस वीडियो को एक दो बार देख ले ताकि आपको ये अच्छे से क्वेश्चंस याद हो जाएं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि वे लोग भी इस लॉकडाउन के समय में अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।